हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम ध्वनि का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ध्वनि में हमने तरंग और तरंग के गति से रिलेटेड पॉइंट, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, इन सब की चर्चा पिछली वीडियोज में कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं ध्वनि और ध्वनि की प्रकृति, ध्वनि की चाल और ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। ठीक है, तो ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। आप पॉइंट लिखेंगे, ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। मतलब कि ध्वनि का जो स्रोत होगा वो हमेशा कोई ना कोई कंपन करती हुई वस्तु ही होगा। अगर वस्तु में कंपन नहीं है तो वह ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर वह कंपन कर रही है तभी वह ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। आगे देखिए, ध्वनि की प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्वनि की प्रकृति में सबसे पहले हम समझते हैं संवेदना क्या होता है। संवेदना, ठीक है, ध्वनि जब हम सुनते हैं, जब ध्वनि को हम एहसास करते हैं, जब ध्वनि की अनुभूति होती है हमें, तब हम चर्चा करते हैं संवेदना की। अगर हम कहते हैं कि हमको वह ध्वनि सुनाई दे रही है, मतलब हमको क्या हो रहा है, संवेदना उत्पन्न हो रही है। वहां पर ध्वनि का जो एहसास है वह क्या है, संवेदना, मतलब ध्वनि का एहसास होना। अगर हम कहते हैं कि ध्वनि का एहसास हो रहा है, ध्वनि की अनुभूति हो रही है, ठीक है, तब हम किसकी चर्चा करते हैं, संवेदना की। लेकिन जब हम कहते हैं कि ध्वनि की चाल वायु में कम है और द्रव में अधिक है, ठोस में और अधिक है, जब हम कंपेयर करते हैं ध्वनि की चाल को, जब हम तुलना करते हैं, तब हम किसकी चर्चा करते हैं, बाह्य विक्षोभ की, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, बाह्य विक्षोभ। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं, संवेदना की चर्चा कर रहे हैं? तो नहीं, हम सुनाई देने की तो अनुभूति की बात नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ उसकी चाल की चर्चा कर रहे हैं। मतलब वहाँ पर हम उसके बाह्य विक्षोभ की चर्चा कर रहे हैं, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की चर्चा करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट समझिए, ये चीज आप समझ चुके हैं दोनों। अगला चीज समझिए कि ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की प्रकृति में यह बात भी है कि ध्वनि को गति करने के लिए या ध्वनि के संचरण के लिए, संचरण लिखिए ज्यादा बेटर रहेगा, ध्वनि के संचरण के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिना माध्यम के ध्वनि गति नहीं कर सकती है। और वह माध्यम क्या हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो जैसे कि वायुमंडल, यहाँ पर वायु है, हम बोल रहे हैं, ध्वनि ऊर्जा आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, अगर यहाँ वायु नहीं रहता तो हम बोलते ध्वनि वहां तक नहीं जा पाती। ठीक है, तो ध्वनि की जो मतलब संचरण के लिए माध्यम होना जरूरी है, रास्ता होना जरूरी है। वह माध्यम ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। चलिए, अगला इसकी प्रकृति के अंतर्गत आता है कि ध्वनि तरंग कैसा है। ध्वनि तरंग के रूप में ही गति करती है। ध्वनि एक ऊर्जा है, ऊर्जा तरंग के रूप में गति करती है। तो ध्वनि क्या है, एक ऊर्जा है। और यह कैसा तरंग है, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, मतलब यह संपीड़न और विरलन के रूप में गति करता है। संपीड़न और विरलन के रूप में गति करता है। चलिए इंक डाल देते हैं ना। तो अब तक हमने देखा कि ध्वनि की प्रकृति के अंतर्गत ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है और यह किस रूप में गति करता है, संपीड़न और विरलन में। अब हम समझते हैं कि वायु में ध्वनि कैसे गति करती है। ठीक है, तो उसके लिए एक दोलित्र लेते हैं, द्विभुज स्वरित्र, इसमें कंपन करते हैं। क्या करते हैं, कंपन। सपोज करिए कि ये कंपन करके एक बार इधर जाएगा और फिर एक बार
इधर जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा। अगर ये इस तरह से है तो इसमें अगर हम कुछ से ठोकेंगे तो ये ऐसे ऐसे करके कंपन करेगा, है ना। तो यहाँ पर तो वायु है, यहाँ पर क्या है, ये माध्यम क्या है, वायु है, ये माध्यम क्या है, वायु है। अब देखिए होता क्या है, जब यह इधर जाएगा, जब यह इधर जाएगा, ठीक है, सपोज करिए कि ये 2 लित्र है, मतलब कि ये द्विभुज है, और ये जब इधर जाएगा तो यहाँ पर जो भी वायु होगा उसको धक्का देगा आगे की ओर, उसको क्या करेगा, धक्का देगा आगे की ओर। तो जब इसको धक्का देगा आगे की ओर तो यहाँ पर वायु क्या हो जाएंगे, निकट आ जाएंगे, वायु के कण क्या होंगे, निकट आ जाएंगे, ठीक है, वायु के कण क्या होंगे, निकट आ जाएंगे और ये बढ़ेंगे आगे की ओर। इस धक्का के कारण क्या होगा, ये आगे की ओर बढ़ेगा। फिर जब दोबारा ये झटका देगा, जब दोबारा फिर से यह झटका देगा उधर की ओर, तो फिर एक और सघन, मतलब कि वायु के जो कण होंगे और घनत्व वाले हो जाएंगे और फिर वो भी आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं संपीड़न। क्या कहते हैं, संपीड़न। ये संपीड़न इस तरह से आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। फिर वही चीज हम दूसरी स्थिति में देखते हैं, ये आगे बढ़ा है, सपोज कीजिए ये आगे बढ़ा, उधर चला। अब हम अगली स्थिति में देखते हैं इसी को कि ये पीछे की ओर होता है, फिर एक बार ऐसे भी तो होगा ना, तो ये पीछे होगा। तो जब पीछे होगा तो हल्का सा यहाँ पर निर्वात स्थान छोड़ने की कोशिश करेगा, मतलब कि कोई चीज अगर एक पीछे आएगी तो यहाँ पर तो पहले से वायु था, इतने जगह पर तो वायु था, अब ये पीछे आ गया तो इस जगह पर वायु अनुपस्थित हो गया, तो उस जगह क्या कहेंगे, निर्वात। लेकिन तुरंत ही वहां पर के जो वायु के कण होंगे वो वहां आ जाएंगे। तो ये जैसे ही पीछे गया वैसे यहाँ पर का जो वायु था वो सब इधर आया, तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर वायु का घनत्व घट गया, यहाँ पर एकाएक वायु का घनत्व बढ़ा था तो संपीड़न। यहाँ पर एकाएक वायु फैली, इधर वायु फैल गई, तो वायु जब फैलेगी तो क्या होगा, विरलन होगा, माध्यम क्या हो गया, यहाँ पर विरल हो गया, ठीक है। तो संपीड़न और विरलन, ये जैसे एक बार फिर इधर जाएगा तो एक संपीड़न, फिर जब इधर जाएगा तो एक विरलन, और ये संपीड़न और विरलन आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। एक बार संपीड़न और एक बार विरलन, फिर एक बार संपीड़न, फिर एक बार विरलन। तो ये संपीड़न विरलन एक साथ होते रहते हैं और इस तरह से ध्वनि जो है वायु में क्या करती है, गति करती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल जो होती है, ठीक है, वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे द्रव में अलग होगी, गैस में अलग होगी और ठोस में अलग होगी, ठीक है। ध्वनि की चाल प्रत्यास्थता गुणांक पर भी निर्भर करती है, ठीक है। जिस पदार्थ की प्रत्यास्थता जितनी अधिक होगी ध्वनि की चाल उसमें उतनी ज्यादा होगी। जैसे गैस की प्रत्यास्थता बहुत कम होती है तो उसमें ध्वनि की चाल कम होगी। द्रव की प्रत्यास्थता गैस से अधिक होती है तो ध्वनि की चाल द्रव में गैस से अधिक होगी, ठीक है। उस तरह अगर देखें हम कि ठोस की प्रत्यास्थता उससे भी ज्यादा होती है, द्रव से भी ज्यादा, तो ठोस में ध्वनि की चाल जो होगी वो द्रव और गैस दोनों से अधिक होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करते हैं, कुछ माध्यमों को लेते हैं जिसमें ध्वनि की चाल को देखते हैं, ठीक है। कुछ माध्यमों को लेते हैं उसमें ध्वनि की चाल देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, में प्रवेश करती है तो उसकी चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, ठीक है। ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, जैसे जल में चल रही है ध्वनि और अगर गैस में आ जाए, गैस से जल में या ठोस में चले जाए, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश कर जाती है ध्वनि तो उसकी चाल बदल जाती है और तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। तो चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती,
आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस बात से यह भी स्पष्ट होता है कि ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। आवृत्ति नहीं बदल रही है, चाल बदल रहा है लेकिन आवृत्ति नहीं बदल रही है, जबकि तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। तो ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगा, ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, नोट करते जाइए आप। जबकि ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ध्वनि की चाल प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है और सीधे तौर पर समानुपाती ही होती है वर्ग के। ठीक है, आप यह कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता अधिक रहेगा तो ध्वनि की चाल अधिक होगी। घनत्व पर भी निर्भर करती है, लेकिन विपरीतात्मक मतलब व्युत्क्रम के रूप में, व्युत्क्रम वर्ग के रूप में, वर्गमूल के रूप में, सॉरी। तो इस तरह से, लेकिन वहां से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते। चलिए, ध्वनि की चाल में कुछ माध्यमों को हम लेते हैं और उसमें देखते हैं ध्वनि की चाल क्या होती है। उसके बाद हम उस पर प्रभाव समझेंगे कि, या पहले चलिए प्रभाव को ही देख लेते हैं। इसको नोट कर जाइए, इसको मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए, ध्वनि की चाल पर सबसे पहले हम देखेंगे दाब का प्रभाव। सबसे पहले दाब का प्रभाव, ठीक है, कि ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव होता है। तो ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव मतलब कि 9 के बराबर पड़ता है। मतलब कि यह कह सकते हैं कि ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, गैसों के लिए, इसके लिए गैसों में। अब ध्यान दीजिए, या नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। अगला पॉइंट क्या होगा हमारा कि ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव पड़ता है, तो हाँ पड़ता है। ध्वनि की चाल में ताप जो है वह प्रभाव डालता है। ठीक है, ध्वनि की चाल ताप पर इस प्रकार प्रभावित होती है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.161 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है, मतलब कि ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर, आप नोट करेंगे, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, अगला प्रभाव की बात करते हैं हम आर्द्रता की। आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता के रूप में अगर हम देखें तो आर्द्रता जब बढ़ेगी, ठीक, तो वायु का घनत्व घट जाएगा। वायु का घनत्व क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, और वायु का घनत्व जब घटेगा, आप जानते हैं घनत्व घटने पर वायु का वेग क्या होगा, मतलब ध्वनि का वेग वायु में क्या होगा, बढ़ जाएगा। ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आर्द्रता बढ़ने पर भी ध्वनि की वेग या ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, यही कारण है कि जब आर्द्र वायु होता है या वर्षा बारिश होती है, उसके बाद आपको दूर तक सुनाई देगी क्या, कोई सीटी। अगला है चौथा पॉइंट, क्या है, माध्यम के वेग का, माध्यम का वेग। तो सपोज कीजिए कि वायु में ध्वनि गति हो रही है, हम यहाँ बोल रहे हैं और वायु उस दिशा में है, वायु उस दिशा में है, तो ध्वनि की चाल उस दिशा में अधिक होगी, जबकि उसके विपरीत दिशा में कम होगी। तो माध्यम जिस दिशा में अग्रसर होगा, ठीक है, माध्यम का वेग जिस दिशा में होगा, ध्वनि उस दिशा में गति करेगी। ठीक है, तो इस बात को आप सीधे तौर पर समझिए कि माध्यम की दिशा जो होगी, माध्यम के वेग जिस दिशा में होगा, माध्यम का वेग जिस दिशा में होगा, उस दिशा में ध्वनि की चाल अधिक होगी। माध्यम का वेग जिस दिशा में होगा, उस दिशा में ध्वनि की चाल अधिक होगी। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ माध्यमों को देखते हैं जिसमें कुछ ध्वनि के चालों को देखेंगे। तो चलिए कुछ माध्यमों में
ध्वनि की चाल देखते हैं। सबसे पहले इस्पात, इस्पात को इंग्लिश में स्टील कहते हैं। और यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि इस्पात में ध्वनि की चाल कितनी होती है। या आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें सर्वाधिक ध्वनि की चाल किसमें है। तो इस्पात में, किसमें, स्टील या इस्पात में 6100 मीटर पर सेकेंड की चाल होती है। ठीक है, स्टील में। और आप ध्यान देंगे कि ताप, हमने थोड़ी देर पहले ताप का प्रभाव बताया है, और ताप बदलते रहेगा तो ध्वनि की चाल भी बदलती रहेगी ना। तो अधिक ताप पर अधिक ध्वनि की चाल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि इस्पात में 6100, कहीं कहीं आपको 5300 लिखा हुआ रहेगा, 5500 लिखा हुआ रहेगा, कहीं पर आपको 5180 लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं। और इस्पात में, और यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं इसमें सबसे ज़्यादा इस्पात में ही है। ठीक है, लोहा में कितना होता है? तो लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड, 5130 मीटर पर सेकेंड। याद रखेंगे कि इस्पात लोहा के मुकाबले अधिक प्रत्यास्थ होता है। ठीक है, उसमें अधिक प्रत्यास्थता होती है, अतः उसमें ध्वनि की चाल लोहे से अधिक है। कांच की बात करें, कांच में 5000 मीटर पर सेकेंड की चाल होती है कांच में। ठीक है, और वहीं अगर फ्लिंट कांच होता तो 4000, फ्लिंट कांच कहे तो 4000, और सिंपल अगर केवल कांच लिखा हुआ रहे तो आप समझ लेंगे 5000 मीटर पर सेकेंड। जल या आसूत जल, तो जल में 1480 मीटर पर सेकेंड, जल में 1480 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि ठोस में कितना ज्यादा है, तो ठोस में अधिक है, जबकि द्रव में क्या हो गया, घट गया, और गैस में और ज्यादा घट गया ना। चलिए समुद्री जल में, तो समुद्री जल में आप ध्यान देंगे कि 1522 मीटर पर सेकेंड, समुद्री जल में कितना, 1522 मीटर पर सेकेंड। केरोसिन में कितना, 1333 मीटर पर सेकेंड। पारा में 1454 मीटर पर सेकेंड। पारा क्या है, धातु है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि लोहा ठोस है तो ज्यादा, द्रव है तो कम। वायु की बात करें तो वायु में हम जानते हैं कि वायु में कितना होता है ध्वनि की चाल, तो 332 मीटर पर सेकेंड, है ना। लेकिन यह 0 डिग्री सेल्सियस पर, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आपको कहे कि कमरे के ताप पर ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो वहां पर लेता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस पर 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है, तो यहाँ 0 पर इतना है। तो अगर आपसे 25 पर पूछे, 20 डिग्री सेल्सियस पर पूछे, आप जोड़ करके इस पे बढ़ा करके आप आंसर बता सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि लगभग 340 मीटर पर सेकेंड लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है, 340 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, वायु लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर आपसे पूछा जाए तो 340 मीटर पर सेकेंड। अगला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में वायु की चाल, मतलब की ध्वनि की चाल अगर देखें तो 1286 मीटर पर सेकेंड, कितना, 1286 मीटर पर सेकेंड। तो बस आज के लिए इतना ही, और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को मतलब कि शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।